पता नहीं कितने समय से एडवोकेट अंजलि अवस्थी पद्मा को ढूंढ रही है। कितने समय पहले पद्मा को किडनैप किया गया था चंद्रभान ठाकुर के खिलाफ, और यह सारी चीजें करवाई थी रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार ने, और इन सभी चीजों के पीछे हाथ है युवराज सिंह ठाकुर का। एडवोकेट अंजलि अवस्थी ना जाने कितने समय से पद्मा को ढूंढ रही है, लेकिन पद्मा के बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि पद्मा मीरापुर में है, और ये माना जाता है कि वहाँ जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वह इलाका है दामोदर मौजूमदार का। लेकिन हम सभी जानते हैं कि दामोदर मौजूमदार से एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहाँ डरने वाली थी। हालांकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी को पता तो था कि दामोदर मौजूमदार कितना ज्यादा कठिन आदमी है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी को हराने का दम भी रखता है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी की लाशें भी बिछा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वेद की, जहाँ पर वेद का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है जब वेद एडवोकेट अंजलि अवस्थी की सारी ही बातों को सुन लेता है, जहाँ पर वेद को पता चलता है कि पद्मा को मीरापुर में रखा गया है और इसकी सारी जानकारी है युवराज सिंह ठाकुर के पास। बस इतनी ही बात सुनकर वेद निकल जाता है युवराज सिंह ठाकुर के पास, जहाँ पर उसको पता चलता है कि मीरापुर में किस जगह पर पद्मा को रखा गया है। लेकिन सारी चीजें पता होने के बावजूद भी वेद पद्मा को नहीं बचा पाएगा, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वह इलाका है दामोदर मौजूमदार का। दामोदर मौजूमदार का यह इलाका जो कि पूरी तरीके से एडवोकेट अंजलि अवस्थी को बर्बाद कर सकता है, जो कि पूरी तरीके से वेद को बर्बाद कर सकता है। लेकिन सारी चीजों का डटकर सामना करते हुए दामोदर मौजूमदार के इलाके में घुस जाता है वेद, जिसके बाद गिनी अवस्थी वेद को भी पकड़ लेती है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी को फोन करके कहती है कि अब वेद हमारे कब्जे के अंदर आ चुका है। अब अमन सिंह राजपूत की तरह वेद की भी लाश बनाकर राजपूत परिवार के अंदर भेज दूंगी। बस इतनी ही बात सुनकर एडवोकेट अंजलि अवस्थी का दिमाग खराब हो जाता है और वह गिनी से कहती है, मैं भी देखती हूँ कि तू वेद की लाश किस तरीके से बनाती है। यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी अभी जिंदा है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी के जिंदा होते हुए तू वेद की लाश तो क्या और किसी की भी लाश तो नहीं बना सकती है। इन सभी चीजों के बाद एडवोकेट अंजलि अवस्थी कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के इस महा एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है राजपूत परिवार से, जहां पर हल्दी का जोरदार प्रोग्राम बनाया जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर सभी लोग शामिल थे, पूरा राजपूत परिवार शामिल था, बड़े बड़े लोग आए थे और राजपूत परिवार के साथ साथ वहां पर राजवंशी परिवार, ठाकुर परिवार, अवस्थी परिवार और भी कई सारे परिवार थे जो कि आरती और वेद की हल्दी की रस्म के अंदर शामिल हुए थे। उसी वक्त वहां पर फोन आता है गिनी सिंह राजपूत का। इस कहानी के अंदर गिनी सिंह राजपूत का पूरी तरीके से रोल बदल दिया गया है, जहाँ पर गिनी सिंह राजपूत बन चुकी है रानी मौजूमदार, जो कि कई सारे इलीगल काम करती है, जो कि गलत गलत कामों के अंदर लोगों का साथ देती है, लोगों की तस्करी करती है, ड्रग सप्लाई करती है और तो और पद्मा को किडनैप करके भी रख रखा है। गिनी एडवोकेट अंजलि अवस्थी को फोन करती है, जहाँ पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी गिनी से कहती है, अगर तूने पद्मा को कुछ भी करा है ना तो तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यह सारी ही बातें सुनने के बाद गिनी अवस्थी कहती है, अरे तू एडवोकेट है तो तू केस लड़ने पे ध्यान देना, और वैसे भी तू कौन होती है पद्मा को बचाने वाली, अरे पद्मा तेरे लिए कौन लगती है, और वैसे भी हम पद्मा की लाश बनाकर राजपूत परिवार के अंदर भेजने ही वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहना। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि अगर पद्मा की लाश तूने बनाई है ना तो फिर तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस वक्त तक एडवोकेट अंजलि अवस्थी फोन को काट देती है। इस और हम देखते हैं महक को, जहाँ पर महक एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास आती है और अंजलि से कहती है कि अंजलि भाभी, अब मैं और ज्यादा ठाकुर परिवार के अंदर नहीं रह सकती हूँ। मेरा ठाकुर परिवार ने पूरी तरीके से दिमाग खराब कर दिया है। ठाकुर परिवार मेरे ऊपर बहुत सारे जुर्म करता है, मुझे मारता है और भी कई सारे काम करवाता है, बर्तन धुलवाता है, झाड़ू पोछे लगवाता है। इतना ही नहीं बल्कि काम अच्छे से ना होने पर मारता भी है। यह सारी बातें सुनने के बाद एडवोकेट अंजलि अवस्थी का भी दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन अंजलि इस वक्त तक महक से कहती है कि महक तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी अंजलि दीदी अभी भी तुम्हारे साथ खड़ी है। अरे तुम्हारी अंजलि दीदी पर भरोसा रखो और ठाकुर परिवार के अंदर हंसी खुशी से रहो। महक कहती है कि हंसी खुशी तो मेरे चेहरे से पूरी तरीके से जा चुकी है, और वैसे भी युवराज सिंह ठाकुर मेरे को इतना ज्यादा मारता है, इतना ज्यादा जुर्म करता है कि मेरे चेहरे पर हंसी खुशी कैसे आएगी अंजलि भाभी। अंजलि कहती है कि महक तुम कुछ भी करो, बस तुम रो मत। अंजलि इस वक्त तक महक से कहती है कि तुम्हारे गले के अंदर मंगलसूत्र कहाँ है, अरे तुम शादीशुदा औरत हो, तुम्हारे गले के अंदर तो हार होना चाहिए, ज्वेलरी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे गले के अंदर तो एक मामूली सा मंगलसूत्र भी नहीं है। इस वक्त तक एडवोकेट अंजलि अवस्थी राजपूत परिवार का खानदानी ज्वेलरी देती है, जिसे पहनने के बाद महक को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि पूरा ठाकुर परिवार तैयार हो चुका होता है और हल्दी की इस रस्म के अंदर सभी लोग तैयार होकर आते हैं, सभी लोग झूमकर नाचते हैं और सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हल्दी लगाते हैं। लेकिन अगर हम कली को देखें, जहाँ पर कली पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, कली सारे ही प्रोग्राम से जरा सी भी खुश नहीं थी, क्योंकि यह सारे ही प्रोग्राम हो रहे थे आरती के लिए। उसी वक्त कली के पास सारिका आती है और वह कली से कहती है कि कली ये लो हल्दी लगा लो, क्योंकि तुम हल्दी लगाओगी ना तो तुम्हारे चेहरे पर हल्दी कुछ ज्यादा ही सूट करेगी, क्योंकि यह सारी शादी हो रही है तुम्हारे लिए।
वैसे भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी अभी कोर्ट का ऑर्डर लाकर शादी कैंसिल तो करवाने ही वाली है, तो ठीक है फिर शादी कैंसिल तो होने ही वाली है, साथ ही मैं शादी कैंसिल करवा दूंगी। अगर तुम्हारी शादी एडवोकेट अंजलि अवस्थी आकर कैंसिल नहीं करवाती है तो मैं आरती की शादी कैंसिल करवा के तुम्हारी शादी वेद से करवाऊंगी। इस वक्त तक हम देखते हैं कि कली सारिका की बातों को सुनकर खुश तो हो जाती है और हल्दी भी लगा लेती है, लेकिन इस वक्त तक कली बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। कली गुस्से में हल्दी लगाकर वहाँ से चले जाती है। लेकिन अगर हम सारिका को देखें, जहाँ पर सारिका कहती है कि मैं आरती की शादी तो होने ही नहीं दूंगी, अगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी कोर्ट का ऑर्डर लेकर नहीं आती है तो मैं हूँ ना, मैं आरती की शादी तुड़वा दूंगी। और तो और मेरे पास एक हुकुम का इक्का रानी मौजूमदार भी है, अगर मेरे को आरती की शादी तुड़वानी है तो मैं रानी मौजूमदार को भी बुला सकती हूँ। इस ओर हम देखते हैं युवराज सिंह ठाकुर को, जहाँ पर सारी शादी हो चुकी होती है और सभी लोग शादी से आकर नहा रहे होते हैं। लेकिन इस ओर अगर हम युवराज सिंह ठाकुर को देखें, जिसको गर्म पानी चाहिए होता है, वो महक से कहता है कि महक जाओ फटाफट से गर्म पानी करके आओ। महक को इतना ज्यादा चिल्ला के कहता है कि महक भी कहती है कि मैं पानी गर्म करके नहीं लाऊंगी। अरे युवराज तुम जरा सा तो सोचो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ पत्नी। लेकिन इस वक्त तक हम देखते हैं कि युवराज सिंह ठाकुर महक को जबरदस्ती पानी गर्म करने के लिए भेज देता है। महक भी चुपचाप पानी गर्म करने के लिए चले जाती है, लेकिन जैसे ही वह पानी गर्म करके लाती है, वह देखती है कि युवराज सिंह ठाकुर तो फोन के ऊपर बात कर रहा है। युवराज सिंह ठाकुर इस वक्त तक गिनी अवस्थी से बात कर रहा होता है, लेकिन महक बीच में आकर कहती है कि युवराज तुम्हारा पानी गर्म हो चुका है। युवराज का पानी तो गर्म हो जाता है, लेकिन युवराज कहता है कि पानी गर्म हुआ तो क्या हुआ, अरे मैं फोन के ऊपर बात कर रहा था, तुम्हें दिखता नहीं है क्या। उसी वक्त वहाँ पर काव्या आती है और काव्या महक से कहती है कि पानी गर्म हो गया। अरे इतनी जल्दी पानी गर्म कैसे हो सकता है। महक का हाथ डालकर पानी को चेक करवाते हैं, जहाँ पर महक को बहुत ज्यादा गर्म लगता है। युवराज सिंह ठाकुर इस वक्त तक महक से कहता है कि पानी तो गर्म हो चुका है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर रथी आती है और रथी युवराज सिंह ठाकुर से कहती है कि जाओ महक का हाथ में पट्टी कर लो, क्योंकि अगर युवराज तुमने महक का ख्याल नहीं रखा है ना तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। इस वक्त तक युवराज सिंह ठाकुर चुपचाप चले आता है महक के पास। लेकिन अगर हम बात करें काव्या की, जहाँ पर काव्या भी महक के कमरे के अंदर पहुँच जाती है और कहती है कि महक अगर तुमने राजपूत परिवार के सामने जरा सी भी बातें करी है या फिर जरा सी भी यह सारी ही बातों के बारे में बोला है या फिर ठाकुर परिवार की जरा सी भी बेइज्जती करी है ना तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। उसी वक्त महक के पास एडवोकेट अंजलि अवस्थी का फोन आता है, जहाँ पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी महक से कहती है कि युवराज सिंह ठाकुर ने सारी ही बातें बता दी है क्या। इस वक्त तक महक कहती है कि युवराज सिंह ठाकुर ने कुछ भी नहीं बताया है। महक इस वक्त तक पद्मा के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन युवराज सिंह ठाकुर एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कह देता है कि अगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी तूने ज्यादा पद्मा के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी है तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी को पूरी तरीके से मार दिया जाएगा, पद्मा की लाश राजपूत परिवार के अंदर भेज दी जाएगी। इस वक्त तक हम देखते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी का भी दिमाग खराब हो चुका होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वेद आ जाता है और वेद एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बातें सुनने के बाद कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर आने वाली कहानी किस प्रकार से रहने वाली है और आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाली कहानी के अंदर हमें किस तरीके से धमाके देखने को मिलने वाले हैं, अगर आप यह जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट के अंदर पार्ट 2 जरूर लिखना। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।